इस मीटिंग में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड को जो है वो एक एग्जांपल के ज़रिए एक एग्जांपल सॉल्व करके सीखेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो उसको किस तरह परफॉर्म करते हैं। यहाँ गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है उसके ज़रिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का वे क्या है। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है वो यही एग्जाम्पल नंबर 1 है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, जो कि हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में की थी। और इस एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोगों ने बाय यूजुअल वे से जो है वो एडिशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला जो यूजुअल वे है उसको जो है वो फॉलो करते हुए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया था। और आंसर जो हमारे पास आया था वो ये था कि x1 जो अननोन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें उसकी वैल्यू आपके पास +1 है और x2 और x3 जो है उनकी वैल्यू जो है वो दोनों की -1 है। तो ये यूजुअल वे को फॉलो करते हुए हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको गिवन दी गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में दी गई है सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड और देखेंगे कि उस वे को फॉलो करते हुए हमारे पास आंसर क्या वाकई सेम आते हैं या नहीं आते। कि मेथड अगर वो सही है तो वो आंसर भी हमारे पास सेम ही आएंगे, चाहे आप जो मर्जी मेथड जो है वो फॉलो करें। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आपको जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं आप उनसे पहले एक जो है वो को मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बनाएं जिसको आप कैपिटल ए का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोएफिशिएंट्स मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का होता है, इसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक वर्टिकल लाइन लगाएं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स ए है या जो अननोन के कोएफिशिएंट्स हैं या जो मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखें और उसकी राइट हैंड साइड पे जो है वो जो आपके कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में उनको लिखें। यहाँ पे जो 0, 1 और -1 ये कौन से एलिमेंट्स हैं, अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जो आपको कांस्टेंट इन्वॉल्व हो नज़र आ रहे हैं तीनों के तीनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, वो क्या है 0, 1 और -1। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है आप लोगों ने लाइन वर्टिकल जो लाइन है उसकी राइट हैंड साइड पे आप लोगों ने इन कांस्टेंट को जो है वो वर्टिकली अरेंज करके लिख देना है। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होंगे जो कोएफिशिएंट्स हैं या जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है आपके पास उसके एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो इंडियन नया मैट्रिक्स बनेगा आपके पास इसको हम कहते हैं ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो जब भी आप लोगों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो उसको फॉलो करना है यूज़ करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है उनके केस में बना हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है जो मेन स्टेप जो कह लें कि हमारा जो एम है नेक्स्ट ये होता है कि जो आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये वाला बना हुआ है वर्टिकल लाइन को आप इन्हें जस्ट सेपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट से। अदरवाइज आप लोगों ने इस पूरे के पूरे को जो अरेंजमेंट को जो है कि मैट्रिक्स ही कंसिडर करना है। ये समझ लेना कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है लगी ही नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे आप फर्दर ऑपरेशन लगाएंगे आपने वर्टिकल लाइन को लाजमी लगाना है, लेकिन इस वर्टिकल लाइन का कोई इतना कैलकुलेशन में यूज़ नहीं है या कोई रोल नहीं है। ये जस्ट क्या कर रही है जो ए के एलिमेंट्स हैं उनको कांस्टेंट एलिमेंट से जस्ट सेपरेट कर रही है। अदरवाइज आपने इसको क्या करना है पूरे के पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जो है वो एक मैट्रिक्स की तरह ही कंसिडर करना है, यूजुअल मैट्रिक्स की तरह ही कंसिडर करना है। और फिर क्या करना है रो ऑपरेशन लगाते हुए इस पूरे के पूरे ऑगमेंटेड्स को आप लोगों ने जो है वो एशेलॉन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है। और यही है आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड। हम लोगों ने पहले भी जो है वो किसी मैट्रिक्स को एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है वो ये एग्जांपल जो है वो की हुई हैं। तो सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमारी जो हमें जो मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहा होता है जिसको हमने एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होता है, ये देखते हैं कि उसमें अगर कोई ज़ीरो रोज़ तो इन्वॉल्व नहीं हो रही। अगर ज़ीरो रोज़ इन्वॉल्व हो रही हैं तो उनको इंटरचेंज करके जो है हमें क्या करना है कि उनको मैट्रिसेस के जो एंड वाली रोज़ हैं वहाँ पे ले जाना है। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल कोई ज़ीरो रो इन्वॉल्व नहीं हो रही, इसलिए उस स्टेप को हम फ़िलहाल भूल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमारी जो नॉन ज़ीरो रोज़ इन्वॉल्व हो रही हैं मैट्रिक्स के अंदर उनमें जो हर नॉन ज़ीरो रो है उसका पिवट एलिमेंट अपनी से पीछे वाली जो नॉन जीरो रो है उसके पिवट एलिमेंट से आगे है या नहीं है। तो जो रो नॉन जीरो रोज को अगर यहाँ पे देखें तो पहले नॉन जीरो रो का पिवट एलिमेंट 1 है, पहले नंबर में मौजूद है। दूसरी का पहला नॉन जीरो एलिमेंट या पिवट एलिमेंट 4 है यहाँ पे, वो भी पहले नंबर पे मौजूद है। और तीसरी जो नॉन जीरो रो है इसका पिवट एलिमेंट भी पहले नंबर पे मौजूद है। तो हर आने वाली रो का पिवट एलिमेंट प्रीवियस रो से आगे नहीं है। अब तो वो आगे करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो पहली नॉन जीरो का पिवट एलिमेंट है उससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो करना पड़ेगा, ताकि ऑटोमेटिकली जो है वो जो आने वाली रो है उसका पिवट एलिमेंट जो है वो पिछली रो से क्या हो जाए, आगे हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए। ठीक है ना, जैसे आप लोग लाइन लगाते हैं सीढ़ियों टाइप की। तो वो बनाने के लिए
पहली नॉन जीरो रो के पिवट एलिमेंट से नीचे वाला एलिमेंट जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम कोशिश करते हैं कि उसका पिवट एलिमेंट जो है वो 1 बन जाए। अब चाहे वो इंटरचेंज करके आप 1 बनाएं या किसी एक रो को किसी दूसरे रो से मल्टीप्लाई करके किसी एक रो में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आप 1 बनाएं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे 1 बनाएं। और लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पहले से ही 1 अगर आपका दिया गया पिवट एलिमेंट तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कह लें कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हमारी जो पहली नॉन जीरो रो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है उसका पिवट एलिमेंट 1 है। अब इस 1 की वजह से हम जो है वो जो बाकी रोज हैं R2 एंड R3 उनका जो उनके जो पहले एलिमेंट है या कह लें कि इस पिवट एलिमेंट से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम जो है वो ज़ीरो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? वही जो पहले वाला कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी जो है वो करते रहे हैं ज़ीरो बनाने का, कि अगर इस 4 को हम लोगों ने ज़ीरो बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इस 4 में से हमें 4 को जो है वो माइनस करना पड़ेगा। अब जिस 4 को हमने माइनस करना है वो 4 हमने कहाँ से लेके आना है? वो 4 हम जो है वो इस R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब वो 4 इस पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो 0 बन जाएगा। और इसी तरह इस 1 को 0 करना है, 1 को 0 कैसे करेंगे? इस R1 को ऐसे ही जो है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए बगैर ही जो है वो R3 में से माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी आपका जो है वो माइनस करने के बाद जो है वो 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, 2 ऑपरेशन इकट्ठे लग सकते हैं, तो 2 ऑपरेशन हम यहाँ पे इकट्ठे ही लगाएंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों ने, जो R1 है फर्स्ट रो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट करना है 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 में से जो है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है R2 में से माइनस किया हुआ है, किसको माइनस किया हुआ है? 4R1 को जो है वो माइनस किया हुआ है। तो R2 में से जब 4R1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है इंडियन आंसर क्या आएगा? तो आप मेरा फ़र्क में सबसे पहले क्या करना है, 4R1 का आंसर जो है वो पहले निकाल लेना है, वो क्या बनता है। तो ये आपके पास R1 लिखी नज़र आ रही है। 4R1 कहाँ से निकालते हैं? 4 -4 8 और दरमियान में लाइन है और 0। तो ये 4R1 का आंसर आपको मिल गया है। और R2 में से जो है 4R1 को माइनस करना है, तो ऊपर हम R2 लिखते हैं। R2 हमारे पास क्या है? वो 4 है, 1 है, 2 है, दरमियान में लाइन है ये वाली, और यहाँ पे क्या है? 1 है। ये आपके पास R2 है। तो R2 में से हमने क्या करना है, ये आपके पास R2 है, और R2 में से हमने 4R1 को जो है वो माइनस करना है। क्योंकि माइनस करना है तो हम इनके साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये +4 था, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? -4। तो ये पहले से +4 है, तो ये +4 और ये वाला -4 ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इंडियन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब R2 में से हम जो है वो 4R1 को माइनस करेंगे तो हमारा पहला नंबर जो है वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। क्योंकि R2 में से हमने माइनस किया था इसलिए R2 में चेंजिंग होगी ये वाली। R2 में से जब जो है वो इस R2 में से 4R1 को माइनस करेंगे तो पहला नंबर हमारे पास क्या बन गया है? वो 0 बन गया है। उसके बाद ये -4 था, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो +1 और +4 क्या बन जाएगा आपके पास? +5 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला +5 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस वाला 8 है, इसका साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। R2 में से 4R1 को माइनस कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज कर रहे हैं। तो +2 और -8 आपके पास यहाँ बन जाएगा -6। तो ये वाला -6 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये 0 है, +0 है या -0 एक ही बात है। 1 को में से जब 0 को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर 1 ही आएगा ये वाला। तो ये वाला 1 जो आपकी लाइन के बाद जो आ रहा है, वर्ड के लाइन के बाद, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा ये वाला। ये क्या किया है? R2 में से 4R1 को माइनस किया है। ये करने का क्या फ़ायदा हुआ कि 1 जो था ये वाला, इसके नीचे वाला एलिमेंट जो है पहला 0 हो गया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस 1 के जो नीचे वाला एलिमेंट ये तो 0 हो गया है, अब हमने इसको भी जो है वो 0 करना है, जो 1 है ये वाला। तो इस 1 को 0 कैसे करेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, R3 में से जो है वो R1 को माइनस कर देंगे। क्योंकि हमने R3 का एलिमेंट वो जो 1 है उसको 0 बनाना है, इसलिए R3 में से जो है हम जो है वो R1 को माइनस करेंगे ताकि R3 में चेंजिंग आए और उसका पहला एलिमेंट जो है 0 बन जाए। तो ये आपके पास यहाँ पे R3 लिखी हुई है, इसमें से R1 को माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 आएगा, R1 का यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और लाइन लगाने के बाद यहाँ पे 0 आ गया। अब करना है इन दोनों को माइनस, तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस वाला था, ये था जब साइन चेंज किया तो ये -1 बन गया। 1 और -1 ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आंसर 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप साइन चेंज करेंगे, ये वाला जो कि पहले -1 था ये +1 हो जाएगा, और ये भी +1 है,
+1 और +1 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक +2 पहले से मौजूद है, जब साइन चेंज करेंगे तो ये -2 बन जाएगा, और ये +1 और -2 वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो -1 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा तीसरा एलिमेंट। ये दरमियान में वर्टिकल लाइन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे 0 का साइन चेंज करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -1 है, -1 में 0 चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दी एंड -1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा जब R3 में से आप R1 को माइनस करेंगे, 0, 2, -1 और -1। तो यही देख लें, आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 2, -1 और -1। तो ये करने का क्या फ़ायदा हुआ कि अब देखें 1 के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं, तो जो आने वाली नॉन ज़ीरो रो थी उसका पिवट एलिमेंट जो है ऑटोमेटिकली उससे प्रीवियस रो से जो है वो आगे हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद जो आने वाला रो है उसका पिवट एलिमेंट उससे नीचे ही है और उससे आगे नहीं है, मीन्स के 5 से नीचे वाला एलिमेंट अब हमें क्या बनाना होगा, वो 0 बनाना होगा। अब वो 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इससे ऊपर वाला जो पिवट एलिमेंट है उसको 1 बनाना होगा, ताकि उस 1 की मदद से हम इजीली जो है वो उससे नीचे वाला एलिमेंट जो है 1 बना सकें। याद रखें, जब भी किसी पिवट एलिमेंट से ऊपर वाला या नीचे वाला एलिमेंट आपने 0 बनाना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि उस पिवट एलिमेंट को आप लोगों ने 1 बना देना है, ताकि आप उस 1 की मदद से आप इजीली जो है वो उससे ऊपर वाले या नीचे वाले एलिमेंट को 0 जो है बना सकें। फिलहाल हमने इस पिवट एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है, तो हम पहले इस 5 को जो है वो 1 बनाएंगे, पिवट एलिमेंट को 1 बनाएंगे। उसके बाद हम जो है फिर से नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। अब 5 को 1 बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप पूरी की पूरी जो R2 है इसको जो है 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो जो है वो 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, -6/5 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका आंसर 1/5 बन जाएगा। फिर जब आप फर्दर आप इसको 0 बनाने के लिए कैलकुलेशन करोगे इस 1 को यूज़ करते हुए, तो आपके यहाँ पे फ्रैक्शन भी जो है वो भी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होंगे, आपकी कैलकुलेशन में गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो अब थोड़ा सा आसान भी जो है चूज़ करके देख लेते हैं। 5 को 1 बनाना है तो 5 को 1 दो तरीक़ों से बना सकते हैं, यहाँ तो हम 5 को जो है वो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि हमने कोशिश करनी है कि हम ना करें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि 5 में से जो है हम 4 को जो है वो माइनस कर दें, ताकि हमारा 5 में से 4 को फाइव में से 4 को माइनस करने के बाद आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो हम 5 में से 4 को माइनस करने वाले वे चूज़ करते हैं, ताकि फ्रैक्शन जो है हमारी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व ना हो। अब इस 5 में से 4 को माइनस करना है, तो 4 अब कैसे करेंगे, सारी बातें हमें किसी और रो से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो है जो कि R3 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 4 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास 4 बन जाएगा यहाँ पे, बल्कि मैं साइड पे करता हूँ। R3 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, हमारे पास 0, 4, -2 और दरमियान में लाइन है, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने क्या किया है, R3 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया है। और क्या करेंगे, ये जो R1 है जिसमें 5 इन्वॉल्व हो रहा है, जहाँ पे हमें 5 चाहिए, जहाँ पे हमें 1 चाहिए था, यहाँ पे जिसमें चेंजिंग चाहिए थी वो जो कि R2 थी, हम क्या करेंगे, इस R2 में से जो है वो इस 2R3 को जो है वो माइनस करेंगे, ताकि ये वाला 4 जो है वो 5 में से माइनस हो और इन दोनों में 5 की जगह जो है वो 1 मिल जाए। तो R2 हमारे पास क्या है, R2 है हमारे पास 0, 5, -6, दरमियान में लाइन है ये वाली, और 1। तो ये हमारे पास क्या है, R2। इस R2 में से हमने जो है वो इस 2R3 को माइनस करना है। माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे, ये तो 0 है, साइन चेंज हो भी जाए तो इंडियन आंसर हमारा 0 ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्या था, +4 था। याद रखिए, जो हम जिस इक्वेशन को हम माइनस कर रहे होते हैं, जिसको हम नीचे रखते हैं उसके साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे नीचे +4 था, वो क्या बन जाएगा, -4 बनेगा, और 5 -4, 5 -4 ये किसकी इक्वल होता है, ये +1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका भी साइन चेंज करेंगे तो -6 और +2 वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो -4 की इक्वल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगेगी, इसका भी साइन चेंज करेंगे तो +1 और +2 आएगा। यहाँ पे +1 और +2 किसकी इक्वल होता है, वो +3 की इक्वल होता है। तो ये हमने क्या किया, R2 में से 2R3 को माइनस किया, R2 में से माइनस किया, R2 में चेंजिंग आएंगी, वो उसके एलिमेंट क्या बन जाएंगे, उसके एलिमेंट बन जाएंगे 0, 1, -4 और 3। तो ये हमने क्या कर दिया, R2 में से 2R3 को माइनस करके उसके एलिमेंट ये वाले लिख दिए हैं। उसके बाद
अब क्योंकि हमारा पिवट एलिमेंट 1 बन गया है R2 का ये वाला, अब इससे नीचे वाला एलिमेंट जो हम इजीली जो है वो 0 बना सकते हैं। 2 को 0 बनाने हम क्या करेंगे, ये जो R2 है आपकी जिसमें 1 इन्वॉल्व हो रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, इस R3 में से माइनस करेंगे, क्योंकि R3 में हमें चेंजिंग चाहिए थी, R3 में हमें 2 की जगह 0 बनाना है, तो R3 में से जो है वो हम क्या करेंगे 2R2 को जो है वो माइनस करेंगे। तो माइनस करके देख लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे ये भी चलो डिटेल में कैलकुलेशन कर लेता हूँ ये वाली, ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरी एग्जाम्पल की जो समझ आ सके। सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपकी R2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2R2 का आंसर हमारे पास आएगा 0, 2, उसके बाद -8 और लाइन, और उसके बाद 6। ये क्या कर दिया हमने, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस R3 में से उसको माइनस करना है, तो R3 में से माइनस करना है, इसलिए R3 को ऊपर ले लेते हैं। 0, 2, -1, दरमियान में ये लाइन आएगी, और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -1। ये आपके पास क्या है, ये R3 है। हमने क्या करना है, R3 में से 2R2 को माइनस करना है। तब इनको माइनस करके भी देख लेते हैं। माइनस कैसे करना है, साइन चेंज करेंगे, 0 के साइन चेंज हो जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आंसर यहाँ पे जो है इन दी एंड 0 ही मिलेगा। उसके बाद ये +2 लिखा हुआ है, तो +2 की जगह जब साइन चेंज होगा तो ये -2 बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने बनाना था। उसके बाद आपके पास यहाँ पे -8 इन्वॉल्व हो रहा है, तो -8 का जब साइन चेंज करेंगे तो ये +8 हो जाएगा। तो -1 और +8, -1 और +8, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है तो आंसर आपका प्लस में आएगा। सब्ट्रैक्शन होगी तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8 -1 वो +7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा +7, और यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये +6 पहले से लिखा हुआ है, इसका भी साइन चेंज होगा तो वो क्या बन जाएगा -6। तो -1 और -6 आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा -7। तो क्या किया, R3 में से 2R1 को माइनस किया, R3 में चेंजिंग होगी तो ये आपकी जो है वो नई R3 जो है वो बन जाएगी ये वाली। तो ये क्या आपके पास 0, 0, +7 और -7। तो ये मैंने जो नई R3 बनी है यहाँ पे लिखी हुई आपको नज़र आ रही होगी, 0, 0, +7 और -7। अब देखें फिर क्या हो गया, हर आने वाली रो का पिवट एलिमेंट जो है वो उससे प्रीवियस रो से जो है वो आगे ही आ रहा है। अब ये तो आपकी बन गई है एशेलोन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है ना अब आप जो है वो आप अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो है वो दोबारा फिर इक्वेशन बना के उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बेहतर यही होता है कि हम जो अपने पिवट एलिमेंट को जो है 1 ही बनाएं, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो जितनी हो सके जो है वो आसान हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप यहाँ तक जो है वो आपकी जो है वो एशेलोन फॉर्म जो है वो बन चुकी है, ठीक है। तो खैर ये जो लास्ट वाली रो का पिवट एलिमेंट है उसका भी हम 1 बना लेते हैं। तो लास्ट वाली रो का पिवट एलिमेंट 7 है। 7 को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, हम सिंपली क्या कर लेंगे, जिसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अगर कुछ और भी चूज़ करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो प्लस या माइनस करते हुए यहाँ पे जो पहले से 0 बने हुए हैं वो 0 ना रहें, उनकी जगह कोई नॉन 0 नंबर आ जाए, तो फिर अगेन जो है वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो पहले हमारे पास आ रही थी, कि यहाँ पे जो नॉन 0 नंबर थे ये वाले 0, वो क्या दोबारा फिर से आ जाएंगे। तो हमें जो है फिर दोबारा फिर से जो है वो कह लें कि हमें सोल्यूशन की तरफ जो है बैकवर्ड की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो बेहतर यही है कि अब एक रो में से दूसरे को प्लस माइनस करने की बजाय हम सिंपली क्या करें, जस्ट R3 को जो है 1/7 से मल्टीप्लाई करें। उससे ये होगा कि जब 1/7 इन दो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं बल्कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो 7 है आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये जो -7 है आपके पास ये -1 बन जाएगा। आगमेंटेड मैट्रिक्स था वो एशेलोन फॉर्म में जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ये किसका कोएफिशिएंट है, ये वाला, ये x1 का कोएफिशिएंट है, ये x2 का कोएफिशिएंट है, ये x3 का कोएफिशिएंट है, और ये इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला। ये लाइन दरमियान में लगी हुई है, ये लाइन ये बता रही है कि इक्वालिटी के बाद जो कांस्टेंट आ रहा होता है ये वो वाला कांस्टेंट होता है। अगर आपको दोबारा फिर इसमें अपनी इक्वेशन दिखाऊँ तो हम लोगों ने मैट्रिक्स जो है वो ये वाला आगमेंटेड मैट्रिक्स ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला, ये कैसे बनाया था, एक ही क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बाकियों का बिल्कुल सिमिलर ही है। यहाँ पे देखें, अगर आप अपनी क्वेश्चन नंबर 1 को देखें या क्वेश्चन नंबर चले 3 को देख लेते हैं, यहाँ पे देखें x1 का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट 1 है, x3 का कोएफिशिएंट 1 है, और इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या आ रहा है आपके पास, -1 आ रहा है। अगर आप आगमेंटेड मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पे भी जो तीसरा मैंने रो लिखी है यहाँ पे आगमेंटेड मैट्रिक्स में, उसमें भी देखें
ये x1 का कोएफिशिएंट है 1 है, x2 का कोएफिशिएंट 1 है, ये x3 का कोएफिशिएंट 1 है, और लाइन के बाद जो है वो जो कांस्टेंट इन्वॉल्वर होता है वो लिखते हैं वो -1 है। तो जैसे आप लोगों ने इक्वेशन को देखते हुए ये वाला मैट्रिक्स बनाया था ये वाला, इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, एंड पे जो आपका मैट्रिक्स आया है इन दी एंड एशेलॉन फॉर्म में, आप उसको देखते हुए दोबारा फिर से जो है इक्वेशन बना लेनी है। तो इसको देख के जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपके पास x1 का कोएफिशिएंट है, या क्या लेके आपके पास जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये इस जीरो की मदद से आप बनाएंगे, ज़ीरो x1 जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, इस जीरो की मदद से आप बनाएंगे, प्लस ज़ीरो है तो आप बनाएंगे ज़ीरो, x2 जो कि वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, इस 1 की मदद से आप बनाएंगे +1 x3 या सिंपली x3 1 x3 x3 लिख सकते हैं, और लाइन के बाद ये -1 आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू -1। तो ओवरऑल आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये इक्वेशन उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, सो x3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये इन्होंने इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, ये x3 इज इक्वल टू -1। तो हमने क्या करना है, अपना जो मैट्रिक्स यहाँ पे इन दी एंड आपका एशेलॉन फॉर्म बना हुआ है इसको देखते हुए अब आप लोगों ने दोबारा फिर से जो इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले इक्वेशन यहाँ बनती है ये वाली,1 x3 इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन बना दी उन्होंने ये वाली। उसके बाद जो उससे ऊपर वाली रो है उसको भी देख के इक्वेशन बनाएंगे, तो उसको भी ऐसे बना सकते हैं, देखें ये जो ज़ीरो है इसकी मदद से हम बना सकते हैं 0 x1, और ये जो 1 है ये दूसरे नंबर पे है तो ये क्या होगा आपके पास +1 x2 या सिंपली x2। उसके बाद ये जो -4 है ये क्योंकि तीसरे नंबर पे है तो ये क्या होगा आपके पास -4 x3, और लाइन है, लाइन के बाद 3 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन बन गई है, जिसको आप सिंपलीफाई फॉर्म में लिखे तो क्या होगी, ये वाली होगी सिंपली x2 -4 x3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन बनेगी, और उन्होंने कहाँ पे लिखी हुई है, उन्होंने ये लिखी हुई है, देखें दूसरी क्वेश्चन x2 -4 x3 इज इक्वल टू 3। और इस तरह तीसरी क्वेश्चन बनाएंगे ये वाली, ये क्या बनेगी आपके पास, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये बनेगा 1 x1, तो 1 x1 को सिंपली हम x1 लिख सकते हैं। उसके बाद -1 x2 जिसको हम सिंपली x2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करें ना करें x1 x2 के साथ कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही नोटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट 2 लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे तो यहाँ पे आ जाएगा +2 x3, और लाइन के बाद यहाँ पे 0 है तो ये बन जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन जो है हम इस मैट्रिक्स को जो जब एशेलॉन फॉर्म में बन जाएगा वहाँ से हम दोबारा फिर से बना सकते हैं। पहली इक्वेशन आपके पास ये वाली है x3 इज इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये वाली है x2 -4 x3 इज इक्वल टू 3, एंड थर्ड इक्वेशन जो है आपके पास ये वाली है x1 -x2 + 2 x3 इज इक्वल टू 0। अब तीनों इक्वेशन में देखें तो ये खास बात पाई जा रही है कि एक इक्वेशन में एक अननोन इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो एक अननोन इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू भी हमें पता चल रही है यहाँ पे। इसको आप उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जिसमें 2 अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब x3 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आपको जो है वो जो x2 इन्वॉल्व हो रहा है उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेंगे, 2 अननोन की वैल्यूज पता चल जाएगी। जब आपको इन 2 अननोन की वैल्यू पता चल जाएंगी तब इन दोनों की वैल्यू को जो है अब यहाँ पे इक्वेशन जो तीसरे 3 अननोन इन्वॉल्व हो रहे थे यहाँ पुट कर देंगे, जो तीसरा अननोन x1 है आपको उसकी वैल्यू भी जिस तरह सिंप्लीफाई करके मिल जाएगी। देखिए x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -1 है, जब ये वाली x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x2 -4 x3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 है, तो x3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -1 और इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे x2 और -4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे +4 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से x2 किसके इक्वल होगा, x2 इज इक्वल टू होगा 3 -4, और ये किसके इक्वल है, ये -1 के इक्वल है। इसका मतलब x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x2 की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। और देखिए उन्होंने भी यहाँ पे x2 की वैल्यू जो है -1 ही निकाल ली है। अब ये x3 और x2 की वैल्यू जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें x1 x2 x3 तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको x1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। या कह लें कि इन दी एंड आपको जो है वो बाय गाउस एलिमिनेशन मेथड जो है x1 x2 और x3 तीनों की वैल्यूज़ ही मिल जाएंगी। देखिए x1 की वैल्यू क्या है, वो +1 है, और x2 और x3 दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, -1 आ रही हैं। और हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में यूजुअल वे से इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का भी पढ़ा था, उसमें भी देख लें, उसमें भी x1 की वैल्यू +1 है, और जो x2 और x3 हैं उनकी वैल्यू भी
उनकी वैल्यू ये दोनों की क्या है, वो -1 है। तो सॉल्व करने का वे या मेथड आपका जो मर्जी हो, इन दी एंड अगर आपका आंसर जो है वो सही ही आएगा, अगर आप लोगों ने सही मेथड और सही कैलकुलेशन जो है वो यूज़ की हैं। मेथड से आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी मेथड यूज़ करें किसी भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने के लिए, अगर मेथड जो है वो वैलिड हैं और आपने सही कैलकुलेशन की हैं तो आपको आंसर इन दी एंड जो है वो सेम ही मिलता है। फॉर एग्जांपल यहीं देख लिया हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस एग्जाम्पल नंबर 1 को जो है वो यूजुअल वे से जो है वो सॉल्व किया था। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आंसर हमारे पास जो आंसर आया था उसी वो आंसर हमारे पास था। x1 की वैल्यू +1 थी और x2 x3 की वैल्यू -1 थी। अब फिर इसी एग्जांपल 1 को या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने बाय गॉस एलिमिनेशन मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए जो है वो सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद भी आंसर हमारे पास जो है वही आया जो पहले आया था। तो इसका मतलब ये मेथड वैलिड है, सही है, आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं और हम लोगों ने इसी मेथड को सीखना है और इसी मेथड को जो है नेक्स्ट आगे यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, बिल्कुल ऐसी ही है, गॉस एलिमिनेशन वाली मेथड वाली ही एग्जांपल ही है। तो ये अब मुझे ज़्यादा डिटेल में करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल नंबर ये वाली एग्जांपल बिल्कुल डिटेल में करवा दी है। इसको भी आप लोगों ने बिल्कुल वैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए ही सॉल्व करना है। जैसे आपको जल्दी से थोड़ा सा इसके बारे में जो आइडिया बता देता हूँ, जहाँ कह लें कि रिपीट कर लेता हूँ प्रीवियस एग्जाम्पल को ही इसी तरह कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में आप जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। वो कैसे बनता है, कोएफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का कोएफिशिएंट 5 है और x3 का कोएफिशिएंट 2 है। तो 152 आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल के बाद 9 आ रहा है तो लाइन लगाने के बाद जो है 9 को लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का भी 1 है और x3 का 7 है। तो 117 आपके जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे और जो इक्वल के बाद 6 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वो लाइन की दूसरी साइड पे आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे x1 नहीं लिखा हुआ, x1 नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 x1 जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट आपका क्या बन रहा है, x1 का कोएफिशिएंट 0 बन रहा है, x2 का कोएफिशिएंट -3 है और x3 का कोएफिशिएंट +4 है। तो 0 -3 और +4 ये क्या आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद इक्वल के बाद -2 आ रहा है, जो -2 है उसको लाइन के बाद जो हम जहाँ पे लिख देंगे। तो इन दी एंड आपका ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला आपको जहाँ पे स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, ये इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। जब भी आप लोगों ने बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप लोगों ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोगों ने यूजिंग रो ऑपरेशन जो है वो एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म जो है वो करना है या रिड्यूस करना है। तो अगेन वही मेथड जो है वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 1 आपको पहले से गिवन है, इस 1 की वजह से ये वाला एलिमेंट 1 जो है 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, जब इस 1 में से 1 को माइनस करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 0 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो रो आ रही है उसका पिवट एलिमेंट एक स्टेप आगे तो चला गया है, लेकिन उससे जो आगे वाली रो जो तीसरी रो है उसका पिवट एलिमेंट जो है वो उससे आगे नहीं है, उसको आगे बनाना है। तो उसकी जगह 0 बनाना पड़ेगा। उसकी जगह 0 बनाने के लिए हमें जो ये वाली रो है इसका पिवट एलिमेंट जो है वो उसको 1 जो है वो बनाना पड़ेगा, ताकि उसको यूज़ करके हम जो है उससे जो नीचे वाली रो है उसको जो है वो 0 कर सकें। 1 भी बना सकते हैं, -1 भी बना सकते हैं क्योंकि 1 और -1 दोनों एक जैसे ही होते हैं। उनकी मदद से हम जो है अपनी मर्ज़ी का नंबर बना के 1 या -1 से उस किसी और नंबर को जो है 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 1 हम तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये जो -4 इन्वॉल्व हो रहा था, एक वे तो ये था कि इस -4 को हम 1 इस तरह बनाए कि -4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि उन्होंने नहीं किया। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो एक रो है उसमें जो है फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो फिर आपके लिए पॉसिबल जो है मुश्किल हो जाएगा उसको डील करना। तो -4 को हम कोशिश करेंगे हम जो है वो +1 जो है बना लें। अगर +1 नहीं बना सकते तो एटलीस्ट जो है -1 जो बना लें, ताकि उस -1 की मदद से हम जो है उससे नीचे वाले एलिमेंट उसको जो है वो 0 कर सकें। तो यहाँ पे -4 इन्वॉल्व हो रहा है। उन्होंने क्या किया, ये R2 में ये जो -4 इन्वॉल्व हो रहा है इसको हम लोगों ने क्या करना है, 1 या -1 बनाना है। तो क्योंकि R2 में चेंजिंग करनी है तो R2 में से जो है किसी और रो को जो है हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या किसी और रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो R2 में -4 इन्वॉल्व हो रहा है, -4 की जगह जो है वो +1 या -1 तब बन सकता है। +1 तब बनेगा अगर हम इसमें जो है वो +5 ऐड करें, तो ये +1 बन जाएगा। और -1 तब बन सकता है अगर हम इसमें जो है वो
+3 को जो है वो ऐड करें, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब देखिए हम, अगर आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर 5 लिखा हुआ है, अगर हम R1 को जो है वो इस R2 में ऐड कर दें तो नीचे वो जो है -4 की जगह यहाँ पे जो है वो +1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम पेश आएगी, जब R1 को अब R2 में ऐड करेंगे तो ये वाला 1 जो है, ये वाला 1 इस 0 में ऐड होगा। तो यहाँ पे जो 0 पहले से बना वो हमें चाहिए था, वो 0 क्या होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह कोई नंबर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम फिर वही पहले वाली आ जाएगी जो कि यहाँ पे पहले से मौजूद है। तो हम ऊपर वाली रो को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी मदद से जो नीचे वाला एलिमेंट हमने 0 बनाया है पहले, वो दोबारा वो 0 जो है ख़त्म हो जाएगा। हम फिर क्या कर सकते हैं, नीचे वाली रो को ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो नीचे वाली रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 2 से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा नंबर 6 बन जाएगा। इसको जब 4 में से -4 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 नहीं बनेगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे -4 को 1 बनाने की बजाय जो हम फिर क्या करेंगे, -1 बना लेंगे, ताकि हम हमारा आंसर अगर 1 नहीं बन रहा तो कम से कम -1 बन जाए, और इस -1 की मदद से हम उससे नीचे वाला एलिमेंट जो है वो 0 बना सकें। तो अब इस -3 की मदद से ये वाला -4 जो है वो -1 जो है कैसे बनेगा, देखिए पहले है -4 लिखा हुआ है, अब इसमें -3 हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जिसकी वजह से हमें +1 या -1 आंसर जो है वो मिल जाए। अगर हम ऐड करते हैं -3 को इस तरह, तो वहाँ से हमारे पास जो है वो -7 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम ऐड तो नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या करेंगे, -3 को जो है वो -4 में से माइनस करेंगे, उससे क्या होगा, -4 और माइनस इंटू -3 ये क्या बन जाएगा आपके पास, +3 बन जाएगा। और इन दी एंड आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 1 तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम -1 मिल गया, वो भी काफ़ी है। तो क्या किया हमने, माइनस किया है -3 को, इस -3 को जो है वो -4 में से माइनस किया है। तो एक नंबर को तो माइनस नहीं करेंगे हम, पूरी की पूरी रोज़ को करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो R2 है, R2 में से हम इस पूरी की पूरी R3 को जो है वो माइनस करेंगे, जो कि यहाँ पे उन्होंने पहले ये लिखा हुआ है ऑपरेशन। तो R2 में से जब आप R3 को माइनस करेंगे, तो -4 में से जब आप -3 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, R2 की जगह यहाँ पे -1 आ जाएगा। और इस 5 में से जब आप इस 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे +1 आ जाएगा। और -3 में से जब आप -2 को माइनस करेंगे तो वो -3 +2 बन जाएगा, और -3 +2 जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये वाला ऑपरेशन ये मैं जल्दी से कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले डिटेल में कई बार इस तरह के स्टेप जो है करके समझा दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे -1 बन गया, इस -1 की मदद से आप जो है इससे नीचे वाला एलिमेंट 0 बना सकते हैं। -3 को 0 बनाना है, -3 को 0 कैसे बनाएंगे, जब उसमें हम जो है वो +3 को जो है वो ऐड करेंगे, या फिर -3 को हम 0 तब बना सकते हैं जब -3 में से हम -3 को जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि -3 में से जब -3 को माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, -3 +3 ही बन जाएगा। तो ये जो -1 आपका इन्वॉल्व हो रहा है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, -3 बन जाएगा। और जब -3 बन जाएगा तो इसको जब हम R3 में से या इस -3 में से माइनस करेंगे, तो इस -3 में से जब हम -3 को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका -3 ये वाला जो है वो -3 के बाद ये वाला +3 बन जाएगा, और आंसर आपका जो है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, R3 जो है वो उसमें से माइनस किया है, किसको माइनस किया है, 3R2 को माइनस किया है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है R2 को। यहाँ पे आपका आंसर जो है वो -3 बन जाएगा जब R3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस -3 में से जब इस -3 को माइनस करेंगे तो ये वाला -3 आपका प्लस का हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और क्योंकि हम जो है वो R3 में से माइनस कर रहे हैं तो चेंजिंग R3 में आएंगी। तो R3 में से यहाँ पे जब 3R2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 बनता है, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पे 1 बनेगा। और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका -3 बनेगा। और -2 में से जब -3 को माइनस करेंगे तो वो -2 और +3 बन जाएगा, और -2 +3 आपका आंसर जो है +1 की इक्वल होता है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी से ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन जो है साइड पे इक्वेशन लिख के दो, उनको लाइन लगा के फिर माइनस करना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो, आपके आंसर जो है सिंबल वाइज भी सही आए। अदरवाइज़ कहीं भी आपने साइन की भी गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये वाली सब्ट्रैक्शन करेंगे, आप देखिए आपका क्वेश्चन इन दी एंड जो है वो एशेलॉन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एशेलॉन फॉर्म में आपके पिवट एलिमेंट का 1 होना या ना होना लाजमी नहीं होता हमको, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो 1 या -1 बना दें। तो खैर यहाँ पे -1 लिख रहने देंगे, क्योंकि 1 होना लाजमी नहीं होता है एशेलॉन फॉर्म में, वो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में 1 होना लाजमी होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन दोबारा फिर से बनाएंगे इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगी x3 = 1, वो ये वाली इक्वेशन है।
यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी -x2 + x3 इज इक्वल टू -1, वो ये वाली इक्वेशन है। और यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी 1x1 + 5x2 + 2x3 इज इक्वल टू 9, वो आपको जो है वो ये वाली इक्वेशन मिलेगी। अब आपको ये तीन इक्वेशन जो है वो मिल गई हैं। अब इन तीनों इक्वेशन में देखिए, जो लास्ट वाली इक्वेशन है उसमें x3 की वैल्यू गिवन है, इसको अगर आप यहाँ पुट करेंगे x3 की वैल्यू को, तो आपको यहाँ से x2 की वैल्यू मिलेगी, और x2 और x3 की वैल्यू उसको दोबारा फिर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे या पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है ये जो x1 अननोन इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू भी जो है मिल जाएगी, और इन दी एंड आपको तीनों अननोन्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। तो ये है एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का वे, मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए, और इस मेथड को हम जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो पढ़ते हैं।